गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानने जा रहे हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। चूंकि ये लेक्चर मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए अपलोड करने की सोच रहा हूँ कि इस साल आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा चारों तरफ बाढ़, सूखा, सारी चीज़ें आ रही हैं। और इस समय भयानक तरीके से लैंडस्लाइड और बाढ़ पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, प्लेन एरिया और आपका हिली एरिया, दोनों जगह विकराल रूप ले चुकी हैं नदियां। और चारों तरफ जैसा हमने देखा कि धराली में हुआ, फिर वहां पे एक और जगह हुआ। आज कल का वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड्स हुआ है। कुल्लू मनाली हाईवे पूरा बह गया है। वहां पे इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सरकार को ये कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल जो है स्टॉक में रखे रहें। चारों तरफ पहाड़ दरक रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम नहीं सीख रहे हैं, किस चीज से हम मुंह मोड़ रहे हैं? तो इस बात पे हम लोग बात करेंगे। चूंकि ये एक सिलेबस में है तो मैं सोचा कि इस पे हम अपना डिस्कशन करें कि क्या एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी इसका कारण है कि अगर कोई प्रोजेक्ट पास होता है तो सरकार क्या वहाँ पे सही तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करा रही है? क्या पर्यावरणविदों से सलाह ले रही है? क्या जो टेक्निकल गैजेट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका सरकार यूज कर रही है? इस बेसिस पे हम आज इस पे पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात ये आती है कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की? तो इसकी आवश्यकता सबसे पहले ये आया कि रॉयल कमीशन जब इन्वेस्टिगेटिंग हुआ था 1948 में, एक आयरन मिल्स जो था वहां पे चल रहा था, तो वहां पे कुछ लोग जल गए थे साउथर्न इंग्लैंड में। तब ये पहली बार लोगों के मन में विचार आया कि कुछ हजर्ड से बचने के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा, हमें एक प्लान के तहत चलना पड़ेगा कि अगर कोई फ्यूचर में ऐसा घटना घटित होती है तो हम उससे निकलेंगे कैसे, उससे जो प्रभावित हैं उनको लाभ कैसे मिलेगा, कैसे हम उसको पहले ही रोक सकते हैं, कैसे हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो उस समय 1548 में ये सबसे पहले चला था। तो यह क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? तो वह यह एक असेसमेंट है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। कि अगर हम कहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम कहीं कुछ कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों को रोजगार जैसे मिल जाता है, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि धुआं निकलता है, चाहे तमाम तरीके के पॉल्यूशन होता है। तो वो चीजें हैं। इसको, इस प्रोजेक्ट में इम्पैक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रपोज किया गया, जिसमें इन्वायरमेंट कंसीडर, जिसमें नेचुरल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया। हम ये जानना चाहते थे कि यह क्या कंसर्न हो सकता है कोई डेवलपमेंट हुआ। जैसे हम मान लीजिए हम पहाड़ों पे अगर रोड बना रहे हैं, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जहाँ रोड बना रहे हैं, उस रोड को बनाने से ऐसा तो नहीं ना है कि अगर हम ड्रिल कर रहे हैं तो कोई पहाड़ दरक जाए, हम रोड फिनिश करें और उसमें थोड़ा सा भी पानी आए तो वो सारी चीजें पहाड़ दरक खत्म हो जाए। जैसे हम पहाड़ में किसी में होल करते हैं, तो ऐसा हो कि कहीं पानी से भरा हुआ हो अंदर पहाड़, और पानी उस होल से निकल जाए और पूरा वो जगह खाली हो जाए। जैसे ही बरसात हुआ, लैंडस्लाइड बरसात में होता है, जैसे ही वहां पे लैंड बरसात हुई, वो जगह खाली थी, मिट्टी बैठी और पूरा पहाड़ ही बैठ गया। पहाड़ बैठेगा तो नदियों में मलबा गिरेगा, नदियों का प्रवाह तेज हो जाएगा। जैसा आपने धराली में देखा, जैसे केदारनाथ में देखा, क्या होता है कि पानी अचानक से बादल फटता है और जो ऑलरेडी लेक बने होते हैं पहाड़ों पे, उसमें अधिकतम दबाव पड़ता है, पहाड़ टूटते हैं और अचानक से वो पूरे गांव को बहा ले जाते हैं। तो इस चीजें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव मेन था कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पोटेंशियल को, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के पोटेंशियल को, या जो भी हो नेचुरल जो हम
फैक्ट्रियाँ लगाते हैं उसके पोटेंशियल को हम प्रोजेक्ट प्रपोज करके एक डेवलपमेंट खाका तैयार कर सकते हैं, हम एड्रेस कर सकते हैं, एक प्लानिंग कर सकते हैं, हम डिजाइन स्टेज कर सकते हैं कि कैसे हम बच सकते हैं, कैसे मिनिमम लॉस हो और हमारा काम भी हो जाए, और कोई अगर फ्यूचर में ऐसा कैलेमिटी जाए तो हम कैसे निकल सकते हैं उससे, इम्पैक्ट पड़े लोगों को कैसे, उन कंपनियों को हम आदेश सरकार देती है कि आपको इस क्षेत्र में क्या क्या काम करना है, आप भाग नहीं सकते उस चीज से। जैसे आपको पता है कि अ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ या चेरनोबिल हुआ, तो वहां से लोगों को कंपनी का सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो दे चीजें। अब इसमें ये है कि इन्वायरमेंटल, according to International Association of Impact Assessment, the process the process of identifying, predicting, identify करना है, predicting, evaluating and mitigating the biophysical, social and other relevant effect of development, proposal prior to major decision being taken and commitments made। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा अगर हम ईआईए को समझें तो यह एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होगा, मे बी और मे नॉट बी, इवेलुएट करते हैं कि विश्लेषण करते हैं, और मिटिगेट करते हैं कि क्या फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो हम उससे बच सकते हैं, उसका उपाय निकालते हैं। द बायोफिजिकल, जैसे कि एनवायरमेंटल हुआ, सोशल हुआ कि लोगों को वहाँ पे या बाकी सारी चीज़ों को, एंड अदर रेलिवेंट इफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट से दूसरा भी इफेक्ट क्या हो सकता है उस प्रोपोजल से, और उस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं और कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ईआईए बिगिन टू यूज इन 1960, ईआईए जो हुआ 1960 में शुरू हुआ, पार्ट ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व ए टेक्निकल इवेल्युएशन दैट वुड लीड टू ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसमें इन्वॉल्व हुआ एक टेक्निकल इवेल्युएशन, जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट मशीन का यूज किए सारी चीजें, अब तो जीआईएस का भी इस्तेमाल होने लगा है। EIA was made legislation in the US in the National Environment Policy Act NEPA 1969। EIA जो है लेजिस्लेशन में भी आया, यूएस में ये विधायिका में भी आया 1969 में, मतलब इस पे कानून बना नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। इसमें मेन स्टेप क्या होते हैं, तो यहाँ पे 5 स्टेप हैं जनरली, इसमें स्टेप 9 से 10 होते हैं, लेकिन 2006 में जो हुआ उसमें उसमें कम कर दिया गया इसको, क्योंकि पहले थोड़ा हेक्टिक हो जाता था, 9-10 चीजें। तो मैं आपको सबका नाम बता दे रहा हूँ। पहला था स्क्रीनिंग, दूसरा था स्कोपिंग, फिर तीसरा था बेसलाइन डेटा कलेक्शन, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन था, असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, डिलिनिएशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। डिलिनिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम डिटेल में डिस्क्राइब करें। छठा था पब्लिक हियरिंग, सातवां था इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, आठवां था रिव्यू, नौवां था डिसीजन मेकिंग, और 10वां था मॉनिटरिंग द क्लियरेंस एंड कंडीशन। लेकिन जब 2006 आया तो उस समय क्या हुआ, इसको मिनिमाइज किया गया, क्योंकि जो ईआईए होता था प्रोसेस वो हेक्टिक हो जाता था, 9-10 स्टेप करने में समय ज़्यादा लगता था, तो जो मेन मेन इम्पोर्टेंट था उसको इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, प्रेडिक्शन एंड मिटिगेशन, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, और ऑडिट किया गया। अब आते हैं कि स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जो है ऑफन रिजल्ट इन कैटेगराइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फ्रॉम द दिस डिसीजन इज मेड ऑन वेदर आर नॉट ए फुल ईआईए इज टू बी कैरिड आउट। स्क्रीनिंग में जनरली देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। स्क्रीनिंग में जनरली देखा जाता है कि स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, और टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या हो रहा है। ये स्क्रीनिंग में 3 चीजें जनरली देखी जाती हैं। स्कोपिंग में जो है इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच आर द मोस्ट क्रिटिकल इशू टू विच study and will involve community participation to some degree
It is at this early stage that EIA can most strongly influence the outline proposal. स्कोपिंग में जनरली आपका होता है कि हम इम्पैक्ट टाइप देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे बुजुर्गों को इसमें इसीलिए कहा जाता है कि आइए जहाँ हो वहाँ के लोगों से पब्लिक हियरिंग होता है, वहाँ के लोगों को पता होता है कि यहाँ पे कब पहाड़ गिरा था, यहाँ की मिट्टी कैसी है। कुछ लोग अनुभव से आपकी मशीनों से भी ज्यादा बताते हैं। अब तो एडवांस मशीनें आने लगी हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि बुजुर्गों को बुलाया जाता था, एनजीओ को बुलाया जाता था, वो बताते थे कि नहीं आप यहाँ पे ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अगर ये डेवलपमेंट करेंगे तो ये चिड़िया चली जाएगी या कौन से जानवर के लिए खतरा हो जाएगा। तो स्कोपिंग में क्या होता है कि इम्पैक्ट टाइप हम देखते हैं और व्हाट विल बी डैमेज, क्या डैमेज हो सकता है फ्यूचर में, और इसको देख के हम एक खाका तैयार कर सकते हैं कि अगर ये डैमेज होगा तो हम तुरंत इस प्रोग्राम पे इस चीज पे काम करने लगेंगे। अब डिटेल प्रेडिक्शन एंड मिटिगेशन स्टडीज तीसरा होता है। प्रेडिक्शन और मिटिगेशन स्टडी, तो मिटिगेशन में जनरली आपको पता होगा कि प्रेडिक्ट करते हैं हम डैमेज को कि क्या डैमेज होगा। स्टडीज फॉलो स्कोपिंग, स्कोपिंग के बाद हम प्रेडिक्शन और मिटिगेशन करते हैं, आर कैरिड आउट इन पैरेलल विथ फिजिबिलिटी स्टडी। द मेन आउटपुट रिपोर्ट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, एंड कंटेन्स ए डिटेल प्लान फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट both during and after implementation. फाइनली एक ऑडिट हम बनाते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ऑफ द ईआईए प्रोसेस इज कैरिड आउट सम टाइम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। द ऑडिट सर्व एज यूजफुल फीडबैक एंड लर्निंग फंक्शन। तो ऑडिट लास्ट में होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं, पब्लिक हियरिंग होती है। आपका पब्लिक हियरिंग आपको पता होगा कि 10 अप्रैल 1997 को मैंडेटरी किया गया था। ये डेट है जो याद रखने लायक है। 10 अप्रैल। 1997, 1997 याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि पब्लिक कंसल्टेशन में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग होता है, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग इज एन एआईए नीडेड। इसमें कई स्टेप हैं, देखिए स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल बेसलाइन आइडेंटिफिकेशन आर की इम्पैक्ट। फिर दूसरा हुआ प्रेडिक्ट करते हैं हम इम्पैक्ट को। ये पब्लिक कंसल्टेशन है जिसमें पब्लिक हियरिंग, वहाँ का एनजीओ, एक दो ठे बुजुर्ग आदमी या कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, डीएम भी रहता है, एक दो सरकारी अधिकारी रहते हैं, तब जाके आपको क्लियरेंस मिलता है। फिर हम इवेलुएट करते हैं एंड असेसमेंट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पैक्ट्स का, क्या क्या इम्पैक्ट्स के सिग्निफिकेंस है महत्वपूर्ण। आइडेंटिफाई करते हैं मिटिगेशन मेजर्स का। फिर प्रेजेंट करते हैं फाइंडिंग इन ईआईएस इंक्लूडिंग ए नॉन टेक्निकल समरी। रिव्यू करते हैं ईआईएस का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसका रिव्यू करते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं और लास्ट में पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद हमें क्लियरेंस मिलता है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, तो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसर्च का रिसोर्स जो है उसका कितना क्षरण होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है, तो हैबिटेट वहाँ पे होगा, जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ पक्षियों या जानवरों के जो हैबिटेट हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कूनो नेशनल पार्क है,
कूनो नेशनल पार्क अभी चीता के लिए फेमस है। अगर उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए तो चीता वहाँ का इफेक्ट होगा, या कहीं और देखा जाए अगर धुआं उड़े तो वहाँ से चिड़िया चली जाती हैं। पीएच में चेंज कितना होगा, ऑक्सीजन लेवल वहाँ का क्या होगा, टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर का क्या होगा, क्या उसमें आर्सेनिक जाएगा कि क्रोमियम जाएगा कि क्या होगा, उस फैक्ट्री से क्या निकलेगा। क्या या मान लीजिए कहीं हाईवे अगर हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी हाथियां मारी जाती हैं, रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो हाथियां का एक्सीडेंट होता है, जानवर मरते हैं। तो उसके लिए क्या हम अंडरपास बना सकते हैं या ओवरपास बना सकते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बना सकते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें देखना पड़ता है। इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी ऑफ एयर, एयर में कितना टॉक्सिसिटी होगा, क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ओजोन डिप्लीशन, ये सारी चीजें जो हैं, इन सब चीजों का इम्पैक्ट, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बनते हैं किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं नए धरातल पे, किसी भी इंडस्ट्री को हम उतारते हैं। अब ईआईए इंडिया में क्या क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, अब क्लाइमेट चेंज इसमें इंक्लूड हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया है। इज द एजेंसी फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता है, ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। जनरली इसमें दो चीजें होती हैं, कैटेगरी जो होता है कि एक ए होता है और बी में B1 और B2 होता है। अभी हम इस पे बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा लॉ है जिसके अंदर हम ये काम करते हैं। वाटर एक्ट है 1974, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो जनरली हम इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसी की बेसिस पे करते हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत एक इन्वायरमेंटल, ये मिस टाइप हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें, तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि इसमें दो डिस कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी ए होता है और कैटेगरी बी होता है। कैटेगरी बी में दो होते हैं, तो कहाँ कहाँ स्क्रीनिंग जरूरी होता है, किसमें पूरा ईआईए होता है। तो कैटेगरी ए में स्क्रीनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, कैटेगरी B1 और B2 में स्क्रीनिंग होती है, और ईआईए प्रोसेस जो है B2 में नहीं होता है, ए और B1 में होता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, तो कैटेगरी ए जो है वह, उसमें जनरली आपका मैंडेटरी होता है ईआईए। कैटेगरी B2 में जो है ईआईए मैंडेटरी नहीं होता है। इसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें रोड होते हैं, ये सारी चीजें, तो कंपल कोई अपना घर बना रहा है तो उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लेने जाएगा, इसलिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ईआईए जरूरी होता है। या कुछ जो चीजें होती हैं जो कंपलसरी होता है बनाना, जैसे सरकार के लिए रोड, तो उसमें भी ईआईए सरकार नहीं कराती है। अब ड्रॉबैक क्या है इंडियन सिस्टम का, कि यहाँ पे ईआईए होता है कि नहीं, तो ये इसमें जो भी चीज लिखा हो ईआईए बहुत अच्छी तरीके से भारत में नहीं होता है, नहीं तो इतने इन्वायरमेंटल कैलेमिटीज नहीं होती, इतने लोगों का नुकसान नहीं होता। बाढ़ क्षेत्र में कॉलोनियां बसा दी जाती हैं, दलाल आते हैं लोगों को फंसा के वहाँ जमीन खरीद देते हैं। आप किसी भी शहर के किनारे जाइए, इवन आपको कूड़े पे बसा शहर मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लिए कोई काम नहीं करता। ईआईए के लिए हमारे यहाँ ग्रीन जॉब है ही नहीं, एनवायरमेंटल स्टूडेंट्स के लिए कोई जॉब नहीं है। अगर जॉब आपको करना है, आप एनवायरमेंटल से पढ़े हैं, तो आपको सेल्फ सर्विस शुरू करनी पड़ती है। अब धीमे धीमे कुछ चीजें हो रही हैं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। तो द लैक ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिक इन्वायरमेंटल डाटा हैज बीन ए मेजर bottleneck in achieving the full benefits of EIA. The environmental being a multidisciplinary subject, a multitude of agency is involved in collection of environmental data. यही बोल रहा है कि एक इन्वायरमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीजें लापरवाहियां हैं, बहुत सारी चीजें, नहीं तो इतना सारी चीजें नहीं होती, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है।
इसी को रोकने के लिए पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आया कि जो कंपनी पॉल्यूट करेगी इन्वायरमेंट को वो पे करेगी। कौन कंपनी पे करती है? कोई नहीं, पैसा दे के पुलिस वालों को, एलडीए को, सरकार को बच जाते हैं लोग। तो ये सारी चीजें यहाँ होती हैं। ईआईए अगर होता तो इतना इन्वायरमेंटल लॉस नहीं होता। अभी तो हमारे देश में यही नहीं पता है कि इन्वायरमेंटल लॉस कितना होता है। ये सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल लॉस बहुत ज़्यादा है, बस लोगों को अभी एहसास नहीं है। लोग कहीं भी थूक देते हैं, लोग कहीं भी पेशाब कर देते हैं। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल लॉस में आती हैं। क्लीनिंग की सारी चीज़ें मशीनें नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं। हम मेंटल डिस्टर्ब होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंटल जस्टिस में आती हैं। जिस दिन इन्वायरमेंटल जस्टिस की मांग उठने लगी, ये देश बदल जाएगा। धन्यवाद।